हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी एंड अपनी आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल और एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। क्योंकि ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नाबार्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे ईएसआई का फोकस भी एआरडी के साथ होता है। वो आज हम सारी चीजें देखेंगे। एआरडी के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, उसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। आपने आई होप की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर ईएसआई से डर लगता है, इकोनॉमिक्स, हालांकि ये इकोनॉमिक्स है ही नहीं। आज मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जीरो से मतलब बेसिक से कैसे प्रिपरेशन करें। कई सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी यही कंसर्न होता है कि सर एग्रीकल्चर तो पढ़ा है, ईएसआई कभी नहीं पढ़ा, जीए नहीं पढ़ा, तो कैसे शुरू करें। सिमिलरली बाकी ग्रेजुएट्स के साथ भी यही होता है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड खासकर उन लोग को लगता है कि ये कुछ कॉमर्स का या फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स से तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एग्रीकल्चर को तो हम को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि धान कैसे होता है, गेहूं कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन हो जाता है, पढ़ाई समझ भी आती है, बट ईएसआई समझ नहीं आता है। तो जस्ट एक टॉपिक ले अगर हम ईएसआई का, तो अगर आप उसको एग्रीकल्चर की तरह ही कोरिलेट करेंगे ना, बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन लीजिए, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में चीजें हम सुनते रहते हैं। देखो, मैं दो न्यूज रिपोर्ट लेकर आया हूं, इसी से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। टॉपिक है इन्फ्लेशन। आज के न्यूज़पेपर में आया, मॉनसून्स अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन, कॉशन इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट्स ने बताया है कि मॉनसून का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, हम केवल अपने काम की बात करेंगे। इन्फ्लेशन हमको पढ़ना है। अब जैसे बात आती है एआरडी में कि अगर आपको वीट के बारे में समझना है, सॉइल के बारे में समझना है, तो आप ऐसे कोरिलेट करते हो कि वीट रबी सीजन में होता है, गेहूं की क्रॉप ऐसी होती है, पानी नहीं चाहिए होता है, धान में पानी चाहिए होता है, इस टाइप से आप कोरिलेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कोरिलेट कीजिए। अभी मान लीजिए कि आपको इन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है, बट आपको कुछ कुछ चीजें तो समझ आएगी ना। मॉनसून के अनइवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फूड इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है और वो जनरली प्राइस की होती है। अब इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिस्पाइट ऑफ फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री, और वो स्पेसिफिक है। अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और उन दोनों की वजह से दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में वहां भी रेनफॉल ज्यादा हुआ, और यमुना रिवर तो खैर क्योंकि आगे से ही आ रही है। आप यहाँ पे देखिए, बाय जुलाई द ओवरऑल सोन एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप्स वाज 2% लोअर देन द लास्ट ईयर। अभी तक भी इतनी सारी चीजें होने के बाद भी जो सोन एरिया है, टोटल सोन एरिया है खरीफ का, वो 2% कम है 2022 से। तो आप समझ सकते हैं, जब प्रोड्यूस ही कम होगा तो हमको हार्वेस्ट भी कम मिलेगा। सोइंग कम हुई है, प्रोड्यूस का हार्वेस्ट कम मिलेगा, फाइनली मार्केट में सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी और डिमांड तो हम अगर कांस्टेंट भी मान ले, तो सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होंगे, राइज। और डिमांड भी अगर हाई होगी, सप्लाई कम है, तो प्राइस और ज्यादा राइज करेंगे। अब सिंपल सी कंडीशन टोमेटो की आप देख लीजिए, फूड प्लेट कॉस्ट रोज अगेन इन जून। फूड प्लेट की कॉस्ट फिर से बढ़ गई जून में। क्यों बढ़ गई, मेन रीजन इसका भी आप पढ़ेंगे, तो ये है बिकॉज ऑफ टोमेटो। टोमेटो के प्राइस हाइक हुआ, हर किसी को पता चल गया, 100 से 200 150 रुपए केजी टोमेटो हो रखा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ी है, मतलब महंगाई जो बढ़ी है और टोमेटो का जो प्राइस है वो राइस है। तो अब इस सारी चीजों को आप कैसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लेशन से आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि प्राइस का राइज होना, हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में क्या कहते हैं, इट इज अ जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। डे टू डे वेरिएशन नहीं हो सकता कि आप कहें कि कल मैं आलू लेने गया 10 रुपए किलो थे, आज 50 रुपए किलो मिले, तो ये इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन नहीं हो सकता कि आपको ठग दिया किसी ने, बट ये इन्फ्लेशन नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, ईयरली होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ईयरली कंपैरिजन सारा कुछ दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इसको भी कोरिलेट करते हुए पढ़िए। सिर्फ अगर किसी बुक से बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, बट उसको कोरिलेट कीजिए रियल कंडीशन से, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं तो वो रिलेटेबल है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस हमको पढ़नी, हालांकि रॉकेट साइंस भी रिलेटेबल है। तो ये आपको रिलेट करते हुए चलना है। इन्फ्लेशन को रिलेट करेंगे, कभी डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। तो आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं बढ़ूँ, आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि
इस संडे को 23 जुलाई को हम लोग नाबार्ड का ऑल इंडिया स्कॉलरशिप कंडक्ट करने वाले हैं, जैसे हमने एएफओ का किया था। यहाँ पे स्पेसिफिक ये है कि 80 क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं। 200 क्वेश्चंस नहीं होंगे, 40 क्वेश्चंस एआरडी के एंड 40 ईएसआई के। अब ईएसआई एआरडी में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। एआरडी में यूनियन बजट एंड ईएसआई, सॉइल डिटेल्स, इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। ईएसआई में इन्फ्लेशन, करंट सिनेरियो और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, और साथ साथ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ग्लोबलाइजेशन है ना, पेप्सी की एंट्री, कोक की एंट्री कैसे हुई हमारी कंट्री में, वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये है सिलेबस जो कि नाबार्ड ने दिया है ईएसआई के लिए। इस पूरे सिलेबस में आप ढूंढ के देखिए, कहीं पे भी आपको कोई थ्योरीज, कोई थ्योरम या फिर कोई प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पहला टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है। इंडियन इकोनॉमी के नेचर की जब हम बात करते हैं तो मतलब हमारी जो इकोनॉमी है किस पे निर्भर है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो डेमोग्राफी है वो इसमें कहाँ पे आता है, कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, कितने इंडस्ट्रीज पे, कितने सर्विसेज पे। एग्रीकल्चर का क्या आउटपुट है जीवीए के टर्म्स में, इंडस्ट्रीज का क्या आउटपुट है जीवीए के टर्म्स में, और सिमिलरली सर्विसेज का। ये है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी ने अपने द्वार कैसे खोले ग्लोबलाइजेशन में। एलपीजी रिफॉर्म्स 1993 की, वो सारी चीजें, वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, बट वो भी काइंड ऑफ हिस्ट्री और उस टाइम के प्रेजेंट इवेंट्स हैं। इन्फ्लेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट अगर हम बोले तो इन्फ्लेशन है, बट आई होप कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको समझाया कि कैसे टोमेटो की प्राइस की वजह से या फिर बारिश कम होने की वजह से पैदावार कम होगी, और पैदावार कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस राइज होंगे, इतना तो हमें समझ आता ही। तो वही तो इन्फ्लेशन है, और क्या है। पॉपुलेशन के ट्रेंड क्या है, फिर देखिए एग्रीकल्चर, एआरडी में जो आपने पढ़ा वो यहाँ पे भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक, स्टेटस, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक है यहाँ पे। इसीलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि ईएसआई में भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, एआरडी में ईएसआई का, तो ऐसे कैसे, तो ऐसे ऐसे। इंडस्ट्रीज, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन इंडिया फॉर द रूरल क्रेडिट, तो केसीसी वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कि हेड ऑफिस कहाँ पे है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन के सिस्टम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इलिटरेसी, सोशल जस्टिस। ये केवल टॉपिक। अब इसमें मेरे को बताइए कहाँ पे हमारा, यहाँ पे कहीं पे ये भी नहीं लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अब लॉ अगर मैं बोलता या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या रिटर्न्स की बात करते या फिर 3 स्टेज कर्व की बात करते, तो हमें लगता कि कुछ कोर कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। कोर कंसेप्ट्स तो पढ़ने नहीं हैं। तो आई होप कि आपको ये डर खत्म होगा। तो इसलिए डर को ऐसे खत्म कीजिए, सिलेबस देके खाली खाली मत डरिए, थोड़ा सा आपको आसानी होगी आगे पढ़ने में। अब कहाँ से पढ़ना है सर, सोर्सेज क्या हैं, बुक्स बता दीजिए, कोई एक बुक्स बता दीजिए। तो अब जब ये इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट नहीं है तो कोई एक बुक हो नहीं सकती। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो किसी भी बुक में मिल जाता, भी कहाँ मिलेगा। वेरियस सोर्सेज को आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें एक सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। आप देखेंगे प्राइस एंड इन्फ्लेशन ही इसका पहला टॉपिक रहता है। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर है, सारा कुछ जितना इसमें दिया हुआ है वो सब यहाँ पे कवर होता है। और ईएसआई के क्वेश्चन भी देखेंगे तो डायनामिक ही होते हैं। पीआईबी दूसरा सोर्स है। तीसरा सोर्स है कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन। कंटेक्स्ट बनाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर आप जनरल से फिल करेंगे तो ये आपको करना ही होगा। इंडिया ईयर बुक है। सारे टॉपिक्स वही हैं जो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए हैं। बीपीडिया जो आईएग्जाम भी प्रोवाइड करता है, हम लोग कंपाइल करते हैं बीपीडिया। ये डेली जीए कंपाइलेशन है, स्पेशली फोकस फॉर आरबीआई, सेबी एंड नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्पेसिफिक न्यूज़ भी इसमें रहती हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। ये फ्रीली हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये इस टाइप से दिखेगा। जुलाई के डेली, वीकली एंड मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगा, वीकली भी एंड डेली कंपाइलेशन भी। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ईएसआई के लिए अगर लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इन्फ्लेशन की बात तो हो गई। स्कीम से 15 से 18 क्वेश्चन। स्कीम्स का मतलब क्या है कि जो करंट चीजें चल रही हैं, ठीक है। दूसरा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे थे, सर्विस सेक्टर, क्या ये एक्टिविटी सर्विस सेक्टर में आती है कि नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड थे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। राइट टू एजुकेशन का था। इन्फ्लेशन टॉलरेंस और वाटरशेड, ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे कहीं पे एडम स्मिथ की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था।
रिपोर्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं जेंडर गैप की रिपोर्ट पूछी गई थी, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, बिजनेस रिफॉर्म्स, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये सारी चीजें पूछी गई थी। डेटा में आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेंसस, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर कितना है जीवीए वो पूछा गया था, एग्रीकल्चर नॉर्मल सेंसस का क्वेश्चन था, ईपीएस अमाउंट था, मेरीटाइम ट्रेड रूट्स, शेयर ऑफ एमएसएमई कितना है ओवरऑल इकोनॉमी में, एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कितनी पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स का कितना परसेंट एग्रीकल्चर में है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सिमिलरली आप देखेंगे स्कीम से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पढ़ना था। अब इसके लिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया कि सर पता नहीं कहाँ से पूछा गया। देखो कहाँ से पूछा गया तो नहीं होता है, क्योंकि जनरली हमारी हैबिट क्या होती है, हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें कंपाइलेशन दे दे 10-15 स्कीम्स का, वो हम पढ़ लें और चले जाएं, वहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल जाए और हो जाए। ऐसा होता भी है, कई हद तक ये काम भी करता है, बट उसके आगे बढ़ने के लिए और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक फोकस होकर पढ़ना पड़ता है। IXMB में हम प्रोवाइड भी करते हैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट जिसमें हम बताते हैं कि कौन कौन सी स्कीम इस मंथ न्यूज़ में रही है, तो अगर वैसे आप पढ़ते हैं तो फिर कवर हो जाता है। 3-4 महीने का ही पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं। स्वच्छ भारत, एनसीएस, मैटरनिटी बेनिफिट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड, आज़ादी से अंत्योदय तक, उज्ज्वला योजना, पीएम व्यय वंदना योजना, फैमिली बेनिफिट स्कीम, पीएम विकास जल जीवन मिशन, फसल पीएम जीएसवाई फसल, उस टाइम पे लास्ट ईयर सितंबर में और अगस्त में पीआईबी में बहुत ज़्यादा था ना। फसल क्या है बताइएगा, सॉफ्टवेयर एक ऐप टाइप की है। तो ये क्वेश्चंस आए थे ईएसआई में। अब इसमें कहीं पे भी वो वाला डर नहीं है जो आपके मन में है, ये सब करंट है। जीए और ईएसआई सिमिलर है, जीए पढ़ेंगे ईएसआई कवर होगा, ईएसआई पढ़ेंगे तो जीए भी कवर होगा। अब क्वेश्चन आएगा सर ठीक है वन लाइनर हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस कैसे आए थे वो देखिए। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का हो गया, ईनएम एग्रीकल्चर का, पीकेवीवाई एग्रीकल्चर का, पीएमएवाई को भी हम रूरल डेवलपमेंट में डाल देते हैं, आवास योजना को। नमस्ते स्कीम के बारे में पूछा गया, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा गया, और इसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, ये 4 क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब ये 4 क्वेश्चन भी हमारे पास है, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास चॉइस है, तो जनरली हम ईएसआई के क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ये जनरली होता है। बट कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि ईएसआई पोर्शन अच्छा होता है, नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर कम होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, क्या चेंजेस आए हमारी इकोनॉमी में, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता चलेंगे या आप एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ हम कहते किसे हैं? समावेशी विकास, हर किसी को लेके चलने वाला। गवर्नमेंट पूरे बजट में यही बात करती है कि बजट इज डिपेंडेंट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर किसी का डेवलपमेंट, मतलब गरीब तबके से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीरों से लेके सभी कुछ को, हर किसी को डेवलप करना है, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। और इंक्लूसिव ग्रोथ में बेसिकली हमें फोकस करना होता है जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है, उनकी बात स्पेसिफिकली की जाती है। इन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव हमने अपने लाइव सेशंस में किया था। आप एग्रीबी के यूट्यूब में जाके लाइव सेशंस में आप ये वीडियोस देख सकते हैं, बहुत लेंथी वीडियोस हैं कि 1.5 घंटे के। इसके अलावा ईएसआई का पेपर, जैसे हम एआरडी का कहते हैं, आप डाउनलोड कीजिए, ईएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारे आंसर्स दिख जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव को भी हमने पूरा आंसर दिए हुए हैं। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड द इंडियन इकोनॉमी, तो कैसे है ग्लोबलाइजेशन, क्या है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या था नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या था, है ना। एमएनसीज आई, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, तो छोटे का तो रोजगार छिनता ही है, तो वो कुछ है नेगेटिव चीज़ें भी। उसके साथ साथ और चीज़ें भी लिखी है, जैसे यहाँ पे एमएनसी डोमिनेशन ही लिखा हुआ है इकोनॉमी, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, तो नाबार्ड मतलब सिर्फ एआरडी नहीं है, ईएसआई भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। स्कॉलरशिप टेस्ट की मैंने बात बताई दी है, संडे को कुछ भी करे इसको करना ना भूले, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, ये था ईएसआई के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपके माइंड में है, ज़रूर पूछिए। नाबार्ड सिर्फ एआरडी नहीं है, ईएसआई भी है। 100 मार्क्स आपको लाने हैं तो 40 मार्क्स एआरडी से आएंगे, 40 ईएसआई से आएंगे, 20 आएंगे जीए से। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए सिर्फ एआरडी पढ़ के भी नहीं होगा, एआरडी के साथ ये भी पढ़िए, रिलेट करते हुए पढ़िए, ईजी ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।